हेलो स्टूडेंट, तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है बेटा, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे? लैंगिक जनन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर है? अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है? एक्चुअली इसमें क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है और उनके अंदर फ्यूजन होता है ना। ये जो युग्मक होते हैं वो हो सकता है एक से जीव में बने, एक से जीव के अंदर बने, या फिर हो सकता है विपरीत लिंग वाले जीव में बने, है ना, अपोजिट सेक्स वाले, विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न जीवों के अंदर बने, है ना। क्लियर है? तो इनके अंदर बेटा जी क्या बनता है? गैमीट बनता है ना। मेल बॉडी के अंदर तो आपको पता है मेल गैमीट बनता है और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं। तो मेल की बात करें तो बेटा जी इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल बॉडी के अंदर क्या बनता है बेटा? याद रखना, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट, है ना, मेल गैमीट बोलते हैं। वहीं अगर फीमेल बॉडी में जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी फीमेल गैमीट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीट हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या होता है? आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद में क्या बनता है? युग्मनज बनता है, और युग्मनज आगे जाके भ्रूण बनता है, भ्रूण से नए जीव का निर्माण होता है ना, नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसको बोलते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होगी? क्लियर है? इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई होगी। अब नॉर्मल सी बात करते हैं, जीवन चक्र के अंदर कुछ अवस्थाएं आती है बेटा, है ना। जीवन चक्र की अवस्थाएं की हम लोग बात करेंगे अब। जीवन चक्र की अवस्थाएं ध्यान से देखना। पहली जो जीवन चक्र की अवस्था आती है उसको बोलते हैं किशोरा अवस्था। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? किशोरा अवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं कायिक अवस्था। ये कहां पर कौन सा वर्ड यूज होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। या बोलते हैं कायिक अवस्था। ध्यान से देखना, किशोरा अवस्था और कायिक अवस्था एक्चुअली है क्या? तो यहां पर एक लाइन बच्चों आपको याद रखनी है। वो लाइन क्या है? जीव जो होते हैं वो अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो परिपक्वता तक पहुंचते हैं ना। और याद रखना, उसके बाद वो क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? लैंगिक जनन कर सकते हैं ना। तो लैंगिक जनन जहां से वो कर सकते हैं, उससे पहले का काल यानी कि टाइम पीरियड, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा जी किशोरा अवस्था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था बोलते हैं। यानी कोई जीव है जो लैंगिक जनन अब वो कर सक रहा है, तो उससे पहले की जो अवस्था होती है, उसके पहले की जो टाइम पीरियड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं किशोरा अवस्था बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन कायिक अवस्था कौन से केस के अंदर हम लोग यूज करते हैं बेटा? याद रखना, कायिक अवस्था जो होती है वो हम लोग पादपों में यूज करते हैं, प्लांट्स के अंदर, है ना, पादपों में। प्लांट्स के केस में हम लोग कायिक प्रावस्था इसको बोलते हैं। और ये जो प्रावस्था होती है अलग अलग जीवों के अंदर ये अलग अलग अवधि की हो सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। दूसरा जो केस आता है, दूसरा जो अवस्था आती है बेटा जी, उसको हम लोग बोलते हैं जनन अवस्था। जनन अवस्था, जनन अवस्था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिपक्वता भी बोलते हैं। परिपक्वता भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है? देखो, पादप हो या फिर जंतु हो, इस अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं।
अगर पादपों की बात करता हूं मैं, प्लांट्स की बात करता हूं, तो प्लांट्स के अंदर जो जनन अवस्था या जो परिपक्वता होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपने देखा होगा मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, और एक होता है पॉलीकार्पिक। अब ये है क्या वो समझिए। प्लांट्स जो होते हैं, कई प्लांट्स आपने देखा होगा वो पूरे जीवन में एक बार पुष्पन करता है या फिर दो बार कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्षीय या फिर द्विवर्षीय, है ना, इस तरह के। तो बेटा याद रखना, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? मोनोकार्पिक। तो मोनोकार्पिक के अंदर सीधा सीधा आपको याद रखना है, वो पादप अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प देते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, केवल एक बार पुष्प देते हैं ये। और जो पॉलीकार्पिक होते हैं बेटा, याद रखना, ये अपने जीवन में कई बार पुष्पन करते हैं ना, कई बार पुष्पन करते हैं। ठीक है। तो मोनोकार्पिक जो प्लांट होते हैं वो अपने कंप्लीट लाइफ के अंदर एक बार ही पुष्पन करते हैं, और पॉलीकार्पिक जो प्लांट होते हैं बेटा याद रखना, वो कई बार पुष्पन करते हैं। ओके, अब आपको यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी है। मोनोकार्पिक के कुछ एग्जांपल्स है जो आपको दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि एक लाइन दे रखी है आपके एनसीईआरटी के अंदर, वो तो दे रखी है बांस की प्लांट की, है ना। बांस के अंदर भी बेटा एक बार ही, यानी कंप्लीट जीवन के अंदर अगर मैं बात करूं, लाइक बोले तो 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। कितने ईयर आपको याद रखने? 50 से 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है। और एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। एक सेकेंड, ओके, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी। समझना ध्यान से, स्ट्रोबिलेंथस कुंजियाना का क्या खास बात है? ये 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पन करता है। ठीक है, अपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा कि हाल ही में सितंबर अक्टूबर 2006 की बात है, उस दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर इनके काफी सारे पुष्प देखे गए हैं, और ये देखने के लिए काफी लोग वहां पर इकट्ठे भी हुए थे। इतनी बात क्लियर हो गई? ये तो हो गई बेटा मोनोकार्पिक पादप। ठीक है, मोनोकार्पिक पादप की बात हो गई। ठीक है, पॉलीकार्पिक के अंदर मैंने आपको बताया था जो जीवन में कई बार पुष्पन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो काफी सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे आपने मैंगो देखा होगा, है ना, मैंगो की बात कर लो। आपने ऑरेंज देखा होगा, है ना। तो ऐसे जो पादप होते हैं जो कई बार, यानी कि कई बार पुष्पन करते हैं ना, ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुवर्षीय पादप होते हैं, जो परिपक्व होकर हर साल एक निश्चित मौसम में पुष्प उत्पन्न करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? हम लोगों ने पहले देखा किशोरावस्था, दूसरा जनन अवस्था। प्लांट्स के अंदर जनन अवस्था हम लोगों ने देख लिया था, एनिमल के अंदर भी होता है। ठीक है बेटा, एनिमल के अंदर भी ये होता है। चलिए इस स्लाइड को हम क्लीन करते हैं, ध्यान से देखना। एनिमल की बात करते हैं बेटा जी, तो एनिमल के अंदर होता है एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग, तो एनिमल ब्रीडिंग जो होता है उनके अंदर भी एक फिक्स टाइम पीरियड के दौरान वो सेक्सुअली स्ट्रांग होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजीली कर सकते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है, अगर हम लोग नॉन प्राइमेट्स की बात करें बेटा जी, नॉन प्राइमेट्स, तो इनके अंदर
जो परिपक्वता हमको नजर आती है वो कब आती है, याद रखना, ऑस्ट्रस साइकिल के दौरान। यानी कि ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं जिससे पता लग सकता है कि ये अभी जनन करेंगे। ठीक है, ये अभी जनन करेंगे। तो नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी होते हैं जैसे कि गाय, है ना, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयस्टर साइकिल, या हिंदी में बोले तो मध्य चक्र। ऑयस्टर साइकिल या फिर मध्य चक्र हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर प्राइमेट्स की बात करते हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं बेटा जी, याद रखना, जैसे बंदर, मनुष्य, एप्स, ये आते हैं प्राइमेट्स के अंदर। इनके अंदर भी चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र। इंग्लिश में इसको मेस्ट्रुअल साइकिल हम लोग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। अब थर्ड जो जीवन चक्र की अवस्था होती है बेटा, थर्ड जो जीवन चक्र की अवस्था होती है उसको हम लोग बोलते हैं जीर्णता अवस्था। जीर्णता अवस्था या फिर सेंसेशन, या जिसको हम लोग एजिंग बोलते हैं, है ना, सेंसेशन या एजिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जीर्णता अवस्था के लिए एक लाइन लिखी होती है, हमारी बुक के अंदर भी लिखा है कि जो प्रजनन आयु होती है उसकी समाप्ति, प्रजनन आयु की समाप्ति, यही जो होती है जीर्णता अवस्था कहलाती है। यानी कि सीधा सीधा कहां पर लेके जा रही है, वृद्धावस्था तक लेके जा रही है, वृद्धावस्था के अंदर। और आपको पता है वृद्धावस्था जो होती है वो अंततः कहां पर लेके जाती है, मृत्यु तक लेके जाती है, मृत्यु तक लेकर जाती है। वृद्ध अगर हो गए हो तो ऑब्वियस सी बात है अब आपकी डेथ निश्चित है। इतनी बातें क्लियर हो गई सबको अच्छे से? ओके। अब देखो लैंगिक जनन की घटनाएं हमारे एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम लोग कवर करते हैं नोट्स के थ्रू। देखो तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं होती है बेटा जी, वो कितनी घटनाएं हैं, याद रखना, वो है 3 घटनाएं। कितनी घटनाएं? 3 घटनाएं। जैसे कि आपको पता है गैमीट फ्यूज होते हैं, है ना, गैमीट फ्यूज होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन से पहले की घटना और निषेचन के बाद की घटना, पहले की घटना फिर दूसरा निषेचन और फिर निषेचन के बाद की घटना, यानी कि 3 स्टेप यानी 3 घटनाओं के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। क्लियर है सभी को? 3 घटनाओं के बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो बेटा निषेचन के पहले की घटना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, प्री फर्टिलाइजन या प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 2 चीजें आती है। पहला तो आता है गैमीट फॉर्मेशन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, है ना, हिंदी में बोलते हैं युग्मक जनन। और दूसरा आता है उन युग्मकों का ट्रांसफर, यानी कि युग्मक स्थानांतरण। तो पहला तो जो घटना आती है वो तो होती है युग्मक जनन, यानी कि युग्मकों का निर्माण, और दूसरा उनको ट्रांसफर करना, है ना। 2 चीजों को यहां पर सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं गैमीट फॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस हम इसको बोलते हैं। तो युग्मक जनन जो होता है नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कहने का मतलब एक फीमेल है और एक मेल है, दोनों के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब अगर मेल और फीमेल डिप्लॉइड है तो जो गैमीट बनेगा वो हैप्लॉइड बनता है ना, वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड बनता है। तो युग्मक जो होते हैं वो एक प्रकार के अगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हैप्लॉइड होती है। स्टॉमा कर लेना इस चीज को। कुछ एल्गी में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान हमको दिखाई देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोगैमिट्स बोलते हैं। सब में युग्मकी हम लोग उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा, इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग एल्गी के अंदर भी देखने वाले हैं एग्जांपल। वहीं बेटा अगर बात करें जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हो तो वहां पर हेट्रोगैमिट्स होते हैं। ठीक है, हेट्रोगैमिट जैसे आप जो थर्ड वाला सी वाला जो आप देख रहे हो ये ह्यूमंस के केसेस में है, तो ये तो ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया।
और दोनों के अंदर आप देख रहे हो शेप और साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है ना। तो जीव दो आकार की विभिन्नता वाले होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमिट्स। तो ये जो युग्मक होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूकस एंड ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के केस में भी ये देखा गया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है उच्च जीवों में नर युग्मकों को पुमणु या फिर शुक्राणु बोलते हैं। पुमणु जो होता है वो प्लांट्स के केस में, शुक्राणु जो होता है वो एनिमल के केस में। वहीं जो फीमेल गैमीट होते हैं उनको हम लोग अंड या फिर डिंब बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला जो है वो आइसोगैमिट्स का है जिसका एग्जाम्पल दे रखा है क्लेडोफोरा का, जैसे ये एक प्रकार की एल्गी होता है। दूसरा जो फिगर हमको दे रखा है वो हेट्रोगैमिट्स का दे रखा है फ्यूकस का। और थर्ड वाला भी किसका है? हेट्रोगैमिट्स का है, जो कि होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स का दे रखा है। तो पहला केस हमने देख लिया गैमीट फॉर्मेशन यानी कि गैमीटोजेनेसिस। सेकंड केस आता है यहां पर गैमीट ट्रांसफर, है ना, गैमीट ट्रांसफर का, यानी युग्मक स्थानांतरण। अब देखो कुछ गैमीट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर होने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और कुछ को कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसके निर्माण के पश्चात, किसके निर्माण के पश्चात? युग्मकों के निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं, क्योंकि पास में आएंगे तभी तो वो फ्यूज होंगे, तभी तो उनके बीच में निषेचन की क्रिया होगी। कुछ फंजाई और शैवाल जो होते हैं उनमें असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक ही कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं बेटा जी, याद रखना। इस केसेस के अंदर कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंगस होते हैं जिनके अंदर मेल भी एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, दोनों गैमीट ही कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं बेटा जी। कैसे होते हैं? दोनों गैमीट ही मोटाइल होते हैं। उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिससे होकर नर युग्मक गति करता है। अधिकांश साधारण पादपों जैसे शैवाल की बात करें, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट की बात करें, तो वाटर जो होता है एक मीडिएटर का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है जिसमें होकर युग्मकों का स्थानांतरण होता है। और ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है ब्रायोफाइट या फिर टेडोफाइट्स की, क्योंकि टेडोफाइट्स आपने देखा होगा ये जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली लैंड पे सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनको निषेचन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली ब्रायोफाइट्स के केस में भी यही केस है। शैवाल तो होता है वो एक्वाटिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो पानी में ही रहता है। जो बीजीय पादप होते हैं उनके केसेस की बात करें तो पराग नलिका जो होती है वो नर युग्मकों के वाहक के रूप में काम करती है। आपने देखा होगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपने हायर प्लांट्स के अंदर देखा होगा फीमेल गैमेटोफाइट के केसेस के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी होता है। नीचे वाला ओवेरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा होता है। तो यहाँ पर क्या आता है बेटा जी? याद रखना, पोलन ग्रेन आता है, परागकण आता है, ठीक है, यहाँ पर परागकण आता है और परागकण के अंदर होता है बेटा जी, याद रखना, नर युग्मक। तो पहले तो पराग नलिका का निर्माण होता है और यहां से फिर नर युग्मक कहां पे जाते हैं? नीचे की साइड यानी ओवेरी के अंदर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लांट्स के केस में हमको ये बातें याद रखनी है। ओके, परागकण जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? पराग कोष्ठ के अंदर उत्पन्न होते हैं और निषेचन संपन्न हो इससे पहले ही वो परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होना चाहिए। तो वर्तिकाग्र के अंदर स्थानांतरित होना चाहिए बेटा जी, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं परागण। उस केस को क्या बोलते हैं? परागण। परागण होता है, याद रखना, परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस प्रोसेस को बोलते हैं परागण। चाहे परागण स्वपरागण हो या फिर पर परागण हो, वर्तिकाग्र पर परागकण जो होते हैं वो अंकुरण होता है यानी अंकुरित होता है, जिससे क्या बनती है? पॉलन ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराग नलिका बोलते हैं। और ये पराग नलिका क्या करती है? नर युग्मकों का मादा युग्मक के अंदर स्थानांतरित करती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मेल गैमिट फीमेल गैमिट ट्रांसफर हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और उनका फॉर्मेशन देख लिया। तो आज के केसेस में इतना ही। बाकी मैं आपको बताता हूं हमारी जो डेली क्लासेस होती है बेटा जी डेली बेसिस के ऊपर, वो होती है नून एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। कहाँ होती है? नून एकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है डेली। याद रखना, डेली लाइव क्लास होती है इवनिंग 7 to 8, 7 से 8 बजे तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पे क्लास 11th मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th हिंदी मीडियम को मैं कवर करवा रहा हूँ बेटा। और यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल रहे हैं बेटा, पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर नोट्स भी मिल रहे हैं। मान लो किसी चीज के अंदर आपको डाउट हो जाए तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, है ना,
या फिर आप कॉल के द्वारा भी यहाँ पे बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर और भी बहुत सारे टीचर है, तो आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून एकेडमी ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लेके वहाँ से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर आप मुझसे 11th क्लास हिंदी मीडियम अच्छे से विथ नोट्स क्लासेस के अंदर आप लोग पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।